Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel Psycho Study. आई एम निशु रावल और इस वीडियो में हम BPCC 104 स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 1 के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स इस चैप्टर के कवर करे हैं, जिसमें कि हमने स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है, क्या बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं स्टैट्स के, और हमने सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि रिसर्च क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल होता है रिसर्च में, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा कि कौन कौन से मेजर्स होते हैं, कौन कौन से स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के, वो हमने पढ़े। टोटल 4 स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, ये सारे स्केल्स हमने पढ़े। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, और ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में आ सकते हैं। यानी कि टोटल 4 पार्ट हैं वीडियो के और वीडियो के हर पार्ट में से 10 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो बेसिकली इसके अंदर वो सारे मेथड्स आते हैं जिससे कि हम हमारा जो डेटा है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारा डेटा सेट है, जो भी डेटा है, उसको हम अच्छे से समराइज़ कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडिंग मैनर में हम उसको प्रेजेंट करें और वो समझ में आ जाए हमें इजीली कि इसमें लिखा क्या है, इस डेटा से हमें परसीव क्या होता है, समझ में क्या आता है। मान लो हमने पूरी जो क्लास थी उसका एग्जाम लिया, टेस्ट लिया, उसके स्कोर्स हमको पता चल गए, हमने सारे स्कोर्स लिख दिए, टोटल 10 बच्चे हैं, सबका स्कोर हमने लिख दिया, लेकिन उसको हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमें कुछ एक मीनिंगफुल बात कुछ समझ में आए कि अच्छा सब टोटल 10 बच्चे, सबका ये स्कोर आया है, बट इससे पता क्या चलता है। तो हम उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमने मीन निकाले, यानी कि हमने उसका एवरेज निकाला, तो एवरेज मान लो 10 बच्चों का, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट हुआ, उनके 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो किसी के 10 मार्क आए होंगे, किसी के 50 आएंगे, किसी के 100 भी आए होंगे। तो हम एक एवरेज निकालेंगे कि एवरेज क्या है, 60 नंबर जो एवरेज है, कि मोस्टली जो एवरेज निकला है टोटल 10 बच्चों का वो 60 आया है, उनके मार्क्स का एवरेज। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई एवरेज स्कोर क्या है हमारी पूरी क्लास के बच्चों का, वो 60 है। कि कईयों का कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इसके ऊपर है, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इसके नीचे है, बट एवरेज क्या है 60, कि बच्चों को इतना तो आता है। तो हमने ये जो एवरेज निकाला है, ये जो मीन निकाला है, ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। हमने रेंज निकाली, रेंज की जो हाईएस्ट स्कोर है, जो लोवेस्ट स्कोर है, उसको हमने, उनका जो बीच का डिफरेंस है वो हमने निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मोड हो गया, कि सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या है, कि जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स में से कम 7 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 40 मार्क्स आए। तो हमारा मोड क्या हो गया कि भाई जो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स आए हैं, कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या ये डेटा हमें क्या समझा रहा है, ये हमें ये सारे मेथड से हमें पता चला। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं अपने डेटा सेट को, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से कि वो और ज़्यादा मीनिंगफुल मैनर में हमको समझ में आए। उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, मेजर्स का यूज़ करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, कोरिलेशन भी निकालते हैं कि एक जो हमारे पास वेरिएबल है उसका दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। क्यों इसका यूज़ करते हैं, ताकि हम डेटा सेट को डिस्क्राइब कर सकें, उसको समझ सके और दूसरों को समझा सके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि कोई दूसरा इंसान अगर उसको देखे तो देख करके समझ जाए कि इसमें क्या पता चल रहा है इससे। हम इसमें फ्लो चार्ट्स भी बनाते हैं। अगर हमने मीन निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है या एवरेज निकाला है, जो भी हमारा स्कोर है उसको हम ग्राफ्स के थ्रू और टेली चार्ट्स के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू, हिस्टोग्राफ के थ्रू हम क्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। पाई चार्ट के थ्रू हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट उसको इस तरीके से करते हैं कि वो और ज़्यादा ईजी मैनर में डिस्क्राइब हो सके और समझ में आए। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, समझ में आने के लिए हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकें। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। तो ये है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसका एग्जांपल एक लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करिए कि एक टीचर है, उसने टेस्ट जो है एडमिनिस्टर करा है इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के ऊपर 100 मार्क का अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। एज शी रिसीव्स द स्कोर्स ऑफ द टेस्ट, शी कम्स टू नो दैट द एवरेज मार्क्स रिसीव्ड बाय द क्लास इज 65। कि एक टीचर ने टेस्ट करा है, उसके स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर क्या आया है, 65। शी ऑल्सो केम टू नो दैट 10% of the students needed help with regard to English writing skills. 1% of students needed help with regard to one of her student, Tina, performed very well in the test and obtained score that was better than 85% of the students in her class. अब देखो इस एग्जाम्पल में उन्होंने सीधा सीधा डेटा स्कोर नहीं दिया, इन्होंने यहाँ पे रो डेटा नहीं हमको प्रोवाइड करा है कि देखो 20 बच्चे हैं, सबका एक एक का स्कोर, इन्होंने टोटल 20 स्कोर्स इन्होंने हमको दे दिए। नहीं, इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करा, मेजर्स का यूज़ करा। जैसे इन्होंने बोला कि एवरेज क्या है, 65 आया सब बच्चों का स्कोर, तो हमें एवरेज पता चल गया कि हाँ कईयों के हो सकता है कि इससे ज़्यादा मार्क्स हो, कईयों के इससे कम हो गए, बट एक जो मिडिल नंबर, एक जो एवरेज है सब बच्चों, सब स्टूडेंट्स का, वो 65 आया है। फिर उन्होंने बताया कि भाई 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में मदद की ज़रूरत है, हमें उन्हें और ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने 10% का यूज़ करा, यानी कि इन्होंने परसेंटेज निकाली है कि कितने % स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि और ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है।
फिर इन्होंने बताया कि टीना जो उस क्लास की स्टूडेंट है उसने, यानी कि जो उसकी क्लास के बाकी के 85% ऑफ स्टूडेंट्स है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है उसने, तो यहाँ पर भी इन्होंने परसेंटेज निकाली है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट कैन बी सीन दैट सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट दिस टीचर यूज्ड वर मीन और एवरेज, परसेंटेज, परसेंटाइल. ये सारी टेक्निक्स इस टीचर ने यूज़ करी थी अपने पूरे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए. इन्होंने पूरा रो डेटा हमको नहीं पकड़ाया, उसने परसेंटेज निकाली, मीन निकाली, एवरेज निकाला है, परसेंटाइल निकाली है, और फिर हमें जो भी उसका टेस्ट था उसके डेटा को हम समझ पाए. और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं अपने डेटा को समराइज़ करने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेनली कंप्राइजेस ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेनली क्या आता है कि हम डेटा को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, साथ में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे से. इट कैन बी टर्म्ड एज टेक्निक दैट हेल्प्स इन समराइजेशन ऑफ प्रोपिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा डेटा है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समराइज करें, वो होता है मेनली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में. इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. मेनली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो कैटेगरीज यूज़ होती हैं टेक्निक्स की वो 3 है. पहली क्या है? स्टैटिस्टिक्स ऑफ लोकेशन. सेकंड है स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन. लास्ट है स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन. तो लोकेशन में हमारी कौन सी टेक्निक्स आ गई? लोकेशन में हमारी वो सारी टेक्निक्स आ गई जिसमें हम सेंट्रल टेंडेंसीज निकालते हैं. ठीक है, कि क्या एवरेज आ गया, एवरेज के लिए हमने मीन निकाला, मीडियन हो गया, मोड हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटाइल, ये सारी टेक्निक्स आ जाती है हमारी स्टैटिस्टिक्स ऑफ लोकेशन में. डिस्पर्जन में, स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हमारी कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं? जब हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, एवरेज डेविएशन निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं, ये सारा आ जाता है हमारा डिस्पर्जन में. लास्ट है स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन, की जब हम कोरिलेशन निकालते हैं, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अलग अलग नेचर के वेरिएबल्स हैं, तो उनके बीच का कोरिलेशन निकालना, इसके लिए भी हमारे पास टेक्निक्स है. पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स रैकोर्डर कोरिलेशन, कैंडल्स रैंक कोरिलेशन, ऐसी बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स है जिससे कि हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं. लोकेशन के लिए हमारे पास ये जो सारी कैटेगरीज है, मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटाइल. डिस्पर्जन के लिए क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज. और कोरिलेशन के लिए हमारे पास ये सारी टेक्निक्स हैं. ये आती हैं हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जो कि हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे. ये थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. अब नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या होता है कि ये एक ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि हम इन्फ्रेंसेस यानी कि प्रिडिक्शंस करते हैं. किसके बेसिस पर प्रिडिक्शन करते हैं? हमने जो डेटा कलेक्ट करा है, जो हमारा सैंपल था, ठीक है, हमने जो सैंपल से हमारा जो डेटा आया उस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर हम कुछ इन्फ्रेंसेस बनाएंगे, कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे और उसको हम अपनी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देंगे. तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं, जिसमें कि हम कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस बनाते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन के लिए किसके बेसिस पर? हमने जो डेटा कलेक्ट करा है सैंपल के थ्रू, उसके बेसिस पर. तो ये होता है मेनली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में. हम कंक्लूजन्स बनाते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, फिर उनको जनरलाइज करते हैं पूरी जो हमने पॉपुलेशन ली थी उसके ऊपर. इसके अंदर बहुत सारी जो है स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स होती हैं, दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये हम लोग रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब हम डेटा के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फ्रेंसेस बनाना चाहते हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं वहाँ पर. और इसके लिए हमें यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि मान लो एक रिसर्चर है, वो एक रिसर्च करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, किसके ऊपर? क्या उसके वेरिएबल्स है, टॉपिक क्या है उसका? इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंसेप्ट ऑफ एडोलेसेंट्स इन साउथ दिल्ली. तो एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है कि साउथ दिल्ली के एडोलेसेंट्स. पॉपुलेशन क्या हो गई? साउथ दिल्ली के एडोलेसेंट्स. और उनकी इमोशंस के लिए उन्होंने क्या एक सैंपल लिया है. पॉपुलेशन क्या आती है? साउथ दिल्ली के एडोलेसेंट्स. तो साउथ दिल्ली के जितने एडोलेसेंट्स हो गए वो उनकी पॉपुलेशन हो गई, लेकिन सबके ऊपर तो करना फिजिबल नहीं है, इस वजह से उन्होंने एक सैंपल लिया 500 का. ठीक है, 500 एडोलेसेंट्स उन्होंने लिए जिसके ऊपर वो अपनी पूरी स्टडी एडमिनिस्टर करेंगे फ्रॉम वेरियस स्कूल्स इन साउथ दिल्ली. साउथ दिल्ली की बहुत सारी स्कूल से उन्होंने 500 स्टूडेंट्स लिए और कुछ स्टैंडर्ड टूल्स यानी कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर्स, स्केल्स उन्होंने यूज़ करे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए और सेल्फ कंसेप्ट के लिए, ताकि वो एडोलेसेंस का इमोशनल इंटेलिजेंस और उनके सेल्फ कंसेप्ट को मेजर कर सके. अब जो फाइंडिंग्स हुई थी, द रिसर्चर वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द मीन स्कोर्स ऑब्टेन बाय मेल एंड फीमेल एडोलेसेंट्स. द रिसर्चर was interested in finding out if significant difference exists between the mean scores obtained by male and female adolescents with regard to both the variables. तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई जो मेरे पास 2 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, सेल्फ कंसेप्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये 2 कंसेप्ट के बीच क्या जो मेल्स के ऊपर इनमें कोई डिफरेंस आता है? मेल्स का जो इनका स्कोर आएगा, जो मैं मेल जो एडोलेसेंट्स हैं उनके ऊपर ये दोनों टेस्ट करूँगी, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंसेप्ट के क्वेश्चनर्स को जब मैं एडमिनिस्टर करूँगी, तो उनका जो स्कोर आएगा और जो फीमेल्स का स्कोर आएगा, क्या वो उसमें कोई डिफरेंस आएगा?
ये मेरे को चेक करना है एज अ रिसर्चर, ये चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी है। फॉर दिस शी यूज़ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इसके लिए उसने कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करा, जैसे कि टी टेस्ट का यूज़ करा, जिससे कि हम कुछ डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है इमोशनल इंटेलिजेंस के स्कोर में, इमोशनल इंटेलिजेंस में मेल्स में और फीमेल्स के स्कोर्स में। ये डिफरेंस देखने के लिए मुझे टी टेस्ट का यूज़ करना पड़ा। मीन स्कोर्स ऑब्टेन बाय द फीमेल एडोलसेंट्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वाज हायर देन मीन स्कोर्स ऑब्टेन बाय द मेल एडोलसेंट्स। और जब मैंने मीन स्कोर्स देखा, फिर उनका डिफरेंस निकाला, तो ये पता चला कि भाई जो फीमेल्स का स्कोर है वो ज़्यादा है इमोशनल इंटेलिजेंस में एज़ कम्पेयर टू द मेल्स के जो स्कोर्स आए हैं। जो मेल्स का मीन स्कोर आया है वो कम है, और जो फीमेल्स का मीन स्कोर आया है इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट में वो ज़्यादा है। ये चीज़ मुझे पता चली, दस इंडिकेटिंग दैट द फीमेल एडोलसेंट्स हैड हायर इमोशनल इंटेलिजेंस दैन मेल एडोलसेंट्स। तो इस पूरी रिसर्च से क्या मेरे इन्फ्रेंसेस बना है कि भाई जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो फीमेल एडोलसेंट्स में ज़्यादा होती है और मेल एडोलसेंट्स में फीमेल्स के कंपेरिजन में कम होती है। ये चीज़ क्या है, मेरा लास्ट इन्फ्रेंसेस निकल करके आया है। However, no significant difference was found between male and female adolescents with regard to self concept। और जब ये चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, तो क्या मेरा इन्फ्रेंस निकल कर क्या रिजल्ट आया कि भाई फीमेल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है और मेल्स में कम होती है। तो एक डिफरेंस निकल करके आया उनके स्कोर में कि हाँ मतलब डिफरेंस है इनके स्कोर्स में, मीन स्कोर्स में डिफरेंस आता है। जबकि जब मैंने सेल्फ कंसेप्ट पे सेम चीज़ करके देखी, तो जो सेल्फ कंसेप्ट के स्कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि भाई मेल और फीमेल में इस चीज़ को लेकर के कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के स्कोर्स बराबर थे। द रिसर्चर ऑल्सो वांटेड टू नो इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट इन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ कंसेप्ट विद रिगार्ड टू द फेजेस ऑफ एडोलेसेंस। साथ में जो रिसर्चर था उसका ये भी एम था, ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव था स्टडी करने का कि जो एडोलेसेंट्स की फेज में, उसने एडोलेसेंट्स को ही क्यों लिया, क्योंकि ये काफ़ी वल्नरेबल एज होती है। तो इसके लिए उसको ये भी देखना कि एडोलेसेंट्स फेज में ही कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंसेप्ट को लेकर के। तो इसके लिए उसने अनोवा, ये भी एक टेक्निक होती है, सेकंड ईयर में हम लोग समझेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये इसने अप्लाई करा, एडमिनिस्टर करा और पाया कि नहीं कोई डिफरेंस, दैट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट विद द रिजल्ट इंडिकेटिंग दैट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू ईदर ऑफ द वेरिएबल्स। पे कोई डिफरेंस नहीं निकला। द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड अनोवा टेक्निक्स दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जब उसने ये चीज़ देखी, क्या सिर्फ एडोलेसेंस का जो ये फेज होता है इसी फेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा और सब फेजेस के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ भी उसने एडमिनिस्टर करी और ये पता चला कि भाई नहीं, इतना कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता। तो ये उसने लास्ट में एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करा है, सिर्फ समझा नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ, ये जो ऑब्जर्वेशन है मैं क्या समझाने की कोशिश करी, बल्कि उसने इन्फ्रेंसेस भी ड्रॉ करे, साथ में उनको जो है जनरलाइज भी करा है पॉपुलेशन के ऊपर। और ये जो अनोवा टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, ये जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर टेस्ट आते हैं। तो ये था पूरा कि हम किस तरीके से इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम्पल से एग्जाम में समझाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को भी और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स आते हैं इसके अंदर। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए और उसको पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल, उसको जनरलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ हम रिजल्ट निकालेंगे। रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। इन्फ्रेंसेस स्टैटिस्टिक्स में हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, किसके बेसिस पर, जो भी हमने सैंपल लिया है उसके रिजल्ट्स के बेसिस पर। Inferential statistics refers to the mathematical methods based on probability theory and helps in reasoning and inferring the characteristics features of the sample drawn from the larger population। कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कुछ मैथमेटिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करा जाता है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिससे कि हमें मदद मिलती है जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमने सैंपल लिया है लार्जर पॉपुलेशन से, हमने कुछ सैंपल निकाला है, उसको उसके जो आंसर्स, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको रीज़न करने में, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो है दो तरीके की जो प्रोसीजर को हम लोग यूज़ करते हैं। कौन से दो प्रोसीजर है, इसके अंदर दो प्रोसीजर्स आते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, लोकेशन और डिस्पर्जन और वेरिएंस, वैसे ही यहाँ पर क्या है, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन क्या है यहाँ पर, एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फिनोमिनन इज रिफर टू एज एस्टिमेशन। कि एस्टिमेशन क्या होता है कि कोई भी हमारा फिनोमिनन है, ठीक है, कोई भी हमारा इवेंट है, कोई भी फिनोमिनन है, उसके बेसिस पर, उसके रिगार्डिंग हम क्या है कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा आंसर है, जो भी रिजल्ट है, ठीक है, वो हमारे एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा उससे काफ़ी क्लोज होगा। जैसे कि हम लिखा है, एज वी नो फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में समझा था कि हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। हमने जो सैंपल उठाया, हमने उसको पूरा स्टडी करा, सारे जो हमने टेस्ट से वो सारे एडमिनिस्टर करे, फिर हमने क्या करा कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको हम जनरलाइज करेंगे पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, ये सबके ऊपर ये जो रिजल्ट अप्लाई होते हैं। बट हम ऐसा नंबर चूज़ करेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन के लिए ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। तो हमें ऐसे एक एस्टिमेशन में आंसर लाना पड़ता है। तो अब एस्टिमेशन भी 2 टाइप्स की होती है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होगा, दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इन विच द वैल्यू इज अ सिंगल पॉइंट, कि जब सिंगल पॉइंट में आपकी वैल्यू आई है,
जैसे कि 5.9, 10.12, मतलब 10.12, इस तरीके से जब आपका आंसर आए तो उसको हम बोलेंगे कि पॉइंट एस्टिमेशन में आया है हमारा आंसर। ठीक है, रिजल्ट क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन का उधर यूज़ हुआ है। और इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है, जब आपका इंटरवल में आंसर है कि आपका 10 to 20 के बीच में आपका आंसर आया। अब 10 to 20 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें भी 10.1 हो सकता है, 10.2 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 से 20 के बीच में जैसे आंसर आएगा तो वो हो गया हमारा इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या आएगा कि एक सिंगल पॉइंट में आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट एस्टिमेशन में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल द एस्टिमेशन फॉर सैम्पल मीन इज मेड एज 46.8 दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। कि हमने जो पॉपुलेशन ली थी, उसमें पॉपुलेशन थी, उसका जो सैंपल हमने लिया था उसके ऊपर हमने पूरी रिसर्च करी, सारा कुछ जो हमने टेस्ट अप्लाई करे, और उसका मीन स्कोर क्या आया है 46.8। अब वो सिर्फ उस सैंपल के लिए आया है। जब हम उससे बड़ी जो हमारा सैंपल है वो छोटा है, जो पॉपुलेशन वो बहुत बड़ी है, मान लो पॉपुलेशन में हमारे 1000 जने थे, सैंपल हमने लिया 500 लोगों का, तो हमारा जो मीन आएगा 1000 का, वो तो डिफरेंस उसका तो अलग उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, बट हमारा जो मीन आया है, जो पूरे सैंपल का मीन आया है, वो एक्चुअल जो पॉपुलेशन होगी उसके मीन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा, उसके बराबर होगा। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है कि हम एक सिंगल पॉइंट में आंसर देते हैं। द पॉपुलेशन मीन इज म्यू, द सैंपल मीन विल बी एक्स बार। कि ये हमने पैरामीटर और सैंपल में पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन में पढ़ा था कि जब हम जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, और जो सैंपल का मीन होता है उसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। इन सिमिलर मैनर इफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज कैपिटल P देन सैंपल प्रोपोर्शन विल बी स्मॉल p। कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो बड़ी है तो आंसर ऑब्वियसली जो है ज़्यादा आएगा। जब हम हज़ार लोगों के ने जो टेस्ट दिया है उसका जब हम एवरेज निकालेंगे, उसका जब हम मीन निकालेंगे तो वो नंबर भी उतना ज़्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, और जब हम सैंपल के ऊपर करें जहाँ पे जने ही सिर्फ 500 हैं या 10 हैं, कम हैं, पॉपुलेशन से तो कम ही है, और हम उनका मीन निकाल रहे हैं तो पॉपुलेशन का मीन थोड़ा कम आएगा, बट वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी पॉपुलेशन को, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा पॉपुलेशन के आंसर से, उसके मीन से। तो ये होती है एस्टिमेशन, और इसमें होता है पॉइंट एस्टिमेशन कि आपका एक सिंगल आंसर आएगा, सिंगल पॉइंट में आंसर आएगा। इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होगा कि जब आपका बिटवीन में आंसर आएगा, कि आपका यहाँ से यहाँ तक, आपका 10 से 20 के बीच में आंसर आ रहा है, आपका 1000 से 2000 के बीच में आंसर आ रहा है, वो होता है इंटरवल एस्टिमेशन, जब 2 नंबर के विद इन आपका आंसर आए। इंटरवल एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन इज एन इंटरवल और 2 नंबर्स विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर कुड लाई। कि हम जब अपना रिजल्ट बता रहे हैं, हम जब जनरलाइज करें तो हम क्या बता रहे हैं कि भाई ये 2 नंबर्स है और इनके बीच में जो पॉपुलेशन है उसका पैरामीटर लाई करेगा। दस फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू द इंटरवल एस्टिमेट विल बी ए एक्स बी, यानी कि जो एक्स है वो ए से ज़्यादा होगा। एक्स क्या है हमारा पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, पॉपुलेशन का मीन हमें जनरलाइज करना था लास्ट में, तो हम कह रहे हैं जो पॉपुलेशन का मीन है वो एक्स है, और जो एक्स है वो ए से ज़्यादा होगा और बी से कम होगा। ये होता है इंटरवल एस्टिमेशन में कि ए से ग्रेटर है, जो हमारा एक्स है वो ए से ज़्यादा है और बी से कम है। फॉर एग्जांपल इंटरवल एस्टिमेशन कुड बी 45 to 47। ठीक है, 45 to 47 क्या, 45 से ज़्यादा होगा आंसर और 47 से कम होगा। अब 45 और 47 के बीच में क्या, 45.1 हो सकता है, 45.3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 46 होता है, 46.7 हो सकता है, 47 से कम होगा, 45 से बड़ा होगा। ये हो गया हमारा इंटरवल एस्टिमेशन। As researcher has an interval, he or she is thus able to trust that the estimate is close to population value। कि जब हमने सैंपल का एस्टिमेशन निकाला, जो सैंपल का हमने रिजल्ट निकाला है, हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारी जो पॉपुलेशन की वैल्यू होगी उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा। ये हमने एक एस्टिमेट आंसर निकाला है, एक्यूरेट नहीं होगा बट जो एक्चुअल आंसर होगा, जो एक्यूरेट आंसर है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है, एक एस्टिमेटेड आंसर है। ये है इंटरवल एस्टिमेशन। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या है कि भाई एक रिसर्चर है, उसको चेक करना है कि क्या जो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ के बीच में और गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्या इसमें कोई डिफरेंस होता है। दोनों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहा है, एक जो है प्राइवेट बैंक में काम कर रहा है, दोनों के जब जॉब सेटिस्फेक्शन में कोई डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। उसने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा एनालाइज कर लिया, रिजल्ट में क्या आया कि हाँ भाई डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस होता है ये नेचुरल होना चाहिए, चांस फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर जो डिफरेंस आया है वो प्लस या माइनस 1.96 के अंदर आया है, विद इन दी रेंज आया है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये रियल है डिफरेंस, ये कोई चांस फैक्टर की वजह से नहीं आया है। अब चांस फैक्टर क्या होता है कि कभी कभी जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मान लो हमने डेटा ही ऐसा ले लिया, या फिर जो हमारा सैंपल था उसमें लोग ही ऐसे थे जिनमें डिफरेंसेस आ गया। अगर यही चीज़ हम और ज़्यादा बड़ा सैंपल लेते कि हम 500 लोगों के ऊपर रिसर्च करें, पहले हमने रिसर्च करी सिर्फ 10 लोगों के ऊपर, 5 हमने ले लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 5 हमने ले लिए प्राइवेट एम्प्लॉयज़, तो उसमें हमने देख लिया कि हमें डिफरेंस आ गया है ना, डिफरेंस आ गया। तो वो बाई चांस हो गया कि हाँ हमने शायद पार्टिसिपेंट्स ही गलती से ऐसे चूज़ कर लिया, फिर हमारी उस टाइम पे किस्मत ऐसी थी, या फिर जो कुछ भी हो गया, बाई चांस ऐसा हो गया कि हाँ भाई हमने पार्टिसिपेंट्स ऐसे लिए कि जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया। बट अगर हम सैंपल वहाँ पे बढ़ा लेते और ज़्यादा केयरफुल होते, अच्छे से जो है या फिर ज़्यादा बड़ा सैंपल लेते, बेसिकली ज़्यादा सैंपल लेने से क्या होता है कि हमारे चांस फैक्टर के आने के चांसेस कम हो जाते हैं।
ठीक है, चांस फैक्टर कम होता है कि बाई चांस ऐसा हो गया, ठीक है, वो चीज़ नहीं होती। और यहाँ पे और भी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे रेंज लिखी हुई है कि 1.96 के अंदर अगर हमारा डिफरेंस आता है तो हम मानेंगे कि हाँ भाई वो रियल है, वो चांस फैक्टर की वजह से नहीं हुआ है। तो ऐसे और भी मेथड्स होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया, जो ये डिफरेंस हम कह रहे थे कि दोनों में डिफरेंस हो सकता है, और वो डिफरेंस आ भी गया हमारे रिजल्ट में, वो बाई चांस नहीं आ गया बल्कि एक्चुअल में डिफरेंस जो है फॉल करता है। ये होता है चांस फैक्टर। फ्लक्चुएशंस हमारे क्यों आ सकते हैं रिजल्ट में कि हमने वही सैंपल ही ढंग से कलेक्ट नहीं करा, ठीक है, सैंपल हमारा अच्छा नहीं था, वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही अच्छे से नहीं कर रहा था, या फिर हमने डेटा को ढंग से एनालाइज ही नहीं करा, या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं करी, तो इसकी वजह से भी हमारे रिजल्ट में जो है फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, एरर आ सकते हैं। मेनली जो गलतियाँ होती हैं वो होती है जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हमने डेटा अच्छे से नहीं कलेक्ट करा तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी जो पूरी रिसर्च हमने करी है वो गलत हो जाए। और ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सैंपल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी रिसर्च में, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ज़्यादा होने चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी हमारे रिसर्च की बढ़ जाएगी। तो ये होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर एस्टिमेशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। लास्ट है इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हमने पहले पार्ट में पढ़ रखा है कि कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें बनानी होती है रिसर्च करने से पहले, कि वो हमारी रिसर्च को एक डायरेक्शन देती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो भी वेरिएबल्स है, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर डिफरेंस होता है तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं। तो ये होते हैं हाइपोथेसिस, ये हमने पहले पढ़ा था। अब हाइपोथेसिस 2 टाइप के होते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? 2 टाइप के हाइपोथेसिस हमारे पास होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मीन्स क्या? नल मीन्स 0, ठीक है, कि हमने बोला कि भाई 2 मेरे पास वेरिएबल्स हैं, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर सेल्फ कंसेप्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस लिया था, या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन लिया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का, तो मैं कह रही हूँ कि भाई दोनों के रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये नहीं वर्ड का मैंने यूज़ करा है, नो वर्ड का मैंने यूज़ करा है, तो मैं कहूँगी कि वो जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस के अंदर आती है, जब हम नो वर्ड का यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कि रिजल्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, या फिर 2 वेरिएबल्स हैं इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो जब मैं इस नहीं वर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पर हो जाती है नल हाइपोथेसिस। For example, if a researcher wants to study if there is a significant difference in job satisfaction of government and private bank employees, he or she will formulate a null hypothesis। कि वो क्या hypothesis उसे बनानी पड़ेगी कि वो जो स्टेटमेंट लिखेगा अपनी टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो आगे जाके हो सकता है कि बदल सकती है, क्योंकि रिजल्ट्स तो हमारे सैंपल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैंने पहले अपनी एक स्टेटमेंट दे दी, एक टेंटेटिव ऐसे स्टेटमेंट लिख दी कि भाई मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं उस हिसाब से फिर अपनी रिसर्च को स्टार्ट करूँगी। अगर कोई ये बोलता है कि हाँ भाई डिफरेंस हो सकता है, तो वो भी उसी तरीके से रिसर्च को अपने स्टार्ट करेगा। डेटा कलेक्शन, सारे प्रोसीजर, मेथड सारा सेम होता है, बट हमारी जो रिसर्च है उसको डायरेक्शन मिल जाती है, हम पहले से स्टेटमेंट लिख देते हैं। लास्ट में अगर जो हमने बोला था वो चीज़ प्रूफ हो जाती है, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है कि हाँ हमने जो बोला था कि भाई कोई डिफरेंस नहीं आएगा इनके रिजल्ट्स में, जॉब सेटिस्फेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। अगर नहीं होते तो हम बोल देंगे हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है, डिफरेंस होता है। ये होता है नल हाइपोथेसिस, जहाँ पे हम जो है अपनी फॉर्मुलेट क्या करते हैं हाइपोथेसिस को, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इस तरीके से हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये होते हैं नल हाइपोथेसिस, जब हम नो वर्ड का यूज़ करें। अब आ जाती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया कि नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट बिल्कुल, कि डिफरेंस होता है, या फिर 2 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है। मैं बोल रही हूँ सेल्फ कंसेप्ट और जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन 2 वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। जब इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है तो उसका सेल्फ कंसेप्ट भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस डिक्रीज होती है तो सेल्फ कंसेप्ट भी डिक्रीज होता है। तो ये मैंने बताया कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, और ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि हाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप है, तो वो हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि रिलेशनशिप होता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब हम बोले कि कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है इन 2 वेरिएबल्स के बीच में, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, तो वहाँ पर नल हाइपोथेसिस आ गया। और जब हम बोले कि हाँ कुछ है, तो वो हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। द हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स। कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा हाइपोथेसिस होता है कि जो बोले कि हमें डिफरेंस होता है या रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर हम ऊपर वाली ही स्टेटमेंट लें कि जॉब सेटिस्फेक्शन को हम देख रहे थे प्राइवेट और बैंक एम्प्लॉइज़ को, तो हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम अपनी क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज़। जबकि हमने नल हाइपोथेसिस में क्या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करा था, देयर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट इन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज। तो ये होता है नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नल हाइपोथेसिस पे जाना चाहते हैं या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे जाना चाहते हैं। वो हम क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी ले सकते हैं।
This is also a neutral alternative hypothesis that doesn't provide any direction and thus is termed as non-directional hypothesis. अब alternative hypothesis में भी एक neutral alternative hypothesis हो जाता है जिसमें जो कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता, उसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और जो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये डायरेक्शनल भी हो सकता है। हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया कि भाई कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ये जब नो वर्ड आ जाता है जिसमें वो नल हाइपोथेसिस हो गया। फिर होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बोलता है कि हाँ भाई कुछ ना कि कोई रिलेशनशिप तो है, कोई डिफरेंस तो है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दो तरीके के हो गए, एक हो गया जो हमारी रिसर्च को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, वो हो गया डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक होता है जो कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, वो होता है नॉन डायरेक्शनल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें कि मेरी जो हाइपोथेसिस है वो क्या कह रही है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने क्या बनाया है, पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़ हैव हायर और लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन व्हेन कंपेयर्ड विद प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप भी बता दिया, तो इस वजह से ऑल्टरनेटिव हो गया कि हमें रिलेशनशिप तो होता है। अब मैंने इसको एक डायरेक्शन भी दे दी कि भाई या तो हायर होगा या तो लोअर होगा जॉब सेटिस्फैक्शन। हाइपोथेसिस होता है वो डायरेक्शनल भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़ हैव हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, कि मैं बोल रही हूँ कि जो पब्लिक बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो हायर होता है व्हेन कंपेयर विद प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़, कि जब जो प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ है उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लो आएगा और जो पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़ है उनका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी जो रिजल्ट है, मेरे जो रिसर्च है उसको क्या है, एक डायरेक्शन मिल गई, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड होगी कि मेरा क्या मानना है कि जो पब्लिक बैंक के एम्प्लॉयज़ जो पब्लिक बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन हायर होगी। तो ये एक डायरेक्शन हो गई, एक डायरेक्शन मिल गई मेरी पूरी रिसर्च को। तो ये होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और नॉन डायरेक्शनल हो गया जो मैं कह रही हूँ हमें रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वहाँ पे कैसा होता है वो मैंने नहीं बताया। अब यहाँ पर है कि किस तरीके से, अब यहाँ पे हाइपोथेसिस कैसे हमने फॉर्मुलेट कर दिया, और नल हाइपोथेसिस होता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट किस तरीके से करते हैं, कि हमने एक स्टेटमेंट दे दी है कि भाई यहाँ पे या तो कोई डिफरेंस नहीं होता दो वेरिएबल्स के बीच में, कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ये नल हाइपोथेसिस हमने बना लिया, फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लिया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स हैं इसके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टोटल 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले तो हम ये बताएंगे, ये इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे कि भाई हमने नल हाइपोथेसिस लेनी है या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेनी है। फिर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या है, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो गया, द टर्म सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एम्प्लाइज प्रोबेबली ट्रू दैट इंडिकेट्स दैट रिजल्ट्स आर फ्री फ्रॉम चांस फैक्टर एट द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे हमारे पास हमेशा सिर्फ दो ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहता है, 0.05 और 0.01। कि मैं क्या कह रही हूँ कि 0.05 चांसेस हैं कि मेरी हाइपोथेसिस या जो मेरा जो रिजल्ट आया है उसमें चांस फैक्टर आ सकता है कि कुछ फ्लक्चुएशन हो या कुछ एरर आ जाए, ठीक है। 0.05 चांसेस है, यानी कि 100 में से मैं बोलूँ सिर्फ 5% चांसेस है कि मेरी जो रिसर्च है वो उसमें वो गलत हो जाए, लेकिन 95% ये क्या है कि मेरी जो रिसर्च है, मैंने जो हाइपोथेसिस टेस्ट करा था वो ट्रू है, वो सही है। तो सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंस का मतलब स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर कि प्रोबेबली ट्रू, कि 95% चांसेस है कि मेरी जो पूरी रिसर्च है वो पूरी सही है, जो हाइपोथेसिस है, जो मेरा रिजल्ट आया वो सही है। या फिर 1% चांसेस हैं कि वो गलत हो सकते हैं, 99% चांसेस है कि वो सही हो। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 95% चांसेस हैं या फिर 99% चांसेस है, तो वो यही होता है कि हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करते हैं पहले खुद से कि हम 0.05 का चांस लेंगे या फिर 0.01। ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि हम 0.05 लेवल ले रहे हैं, 0.01। अगर हमने 0.01 चांस लेवल लिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 लिया और उसके बाद हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 99% हमारी जो रिसर्च है, जो हाइपोथेसिस हमने लिया है, जो सारे कुछ रिसर्च करी है हमने, वो करेक्ट है, वो ट्रू है। सिर्फ 1% चांसेस है कि उसमें गलती हो सकती है। 0.05 ले रहे तो 100 में से सिर्फ 5% चांसेस ऐसे हैं कि वो गलत हो सकती है, बाकी 95% ये वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज, देन द रिसर्चर कुड ईदर बी 95% कॉन्फिडेंट और 99% कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट्स ऑब्टेन। कि रिसर्चर क्या है, उसने एक रिसर्च करी है जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर, किन के जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर, पब्लिक बैंक एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़। तो अब जो रिसर्चर है वो या तो 95% कॉन्फिडेंट है अपने रिजल्ट्स को लेकर के, या फिर 99% कॉन्फिडेंट है अपने रिजल्ट्स को लेकर के। ये होता है जब हम जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करते हैं 0.05 या फिर 0.01। अब यहाँ पे जो ये P लिखा हुआ है, P का मतलब है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, की जो हमारा रिजल्ट आया, जो प्रोबेबिलिटी हमारी, जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है, ठीक है, वो 0.05 से छोटी होगी, 0.01 से छोटी होगी। यानी कि
हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी रिसर्च या तो 95% ट्रू है या तो 99% ट्रू है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 0.05 को सिलेक्ट कर रही हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर 0.01 को सिलेक्ट कर रही हूँ। दिस इज बिकॉज वैन कैरिंग आउट रिसर्च विद ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स 100% एक्यूरेसी कैन नॉट बी अचीव्ड। ये तो सबको पता ही है कि जब आप ह्यूमंस के साथ रिसर्च कर रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपकी 100% जो आपने रिसर्च करी वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस हो ही नहीं सकते, कोई चांस फैक्टर आ ही नहीं सकता, आ सकते हैं। इस वजह से हम कैसे 5% और 1% चांस लेते हैं कि हाँ भाई गलती हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं कि कोई ना कोई फैक्टर आ गया हो, चांस फैक्टर आ गया हो, या फिर कोई फ्लक्चुएशंस आ गई, हमने डेटा में थोड़ी गलती कर दी, कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से गलती हो सकती है। Whether the null hypothesis is accepted or rejected will depend on whether the statistical value obtained after data analysis is more or less than the table value specified at 0.05 or 0.01 level of significance। अब क्या है कि हमारी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो एक्सेप्ट हुई है या वो रिजेक्ट हुई है। अब हम यहाँ पे क्या इस इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं कि ये सही है या नहीं है, और उसी के ऊपर हमारी पूरी रिसर्च जो है डिपेंड होती है। उसका रिजल्ट तभी आता है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या कह रही है। हमने बता दिया कि भाई दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तो वो हम बताएंगे, हम उसको पूरे को टेस्ट करेंगे उस रिसर्च को, और अगर वो सही होता है कि हाँ कोई ना कोई डिफरेंस आया है, मतलब कोई ना कोई रिसर्च में रिलेशनशिप आया है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो मैं बोलेंगे हाँ मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। जिससे हमें क्या पता चला कि जो हम दो वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उसके रिलेशनशिप के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उसके रिलेशनशिप के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो पॉजिटिव है कि हाँ भाई सच में कोई ना कोई जो रिलेशनशिप होता है। अगर हम इन दोनों को इसके रिगार्डिंग अगर हम काम करते हैं कि हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर दें तो हमारा सेल्फ इंसेप्टिव इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है, हमें एक स्टैटिस्टिकल टेबल दी होती है, कुछ टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल्स फॉर वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक ऑन स्टैटिस्टिक्स। मतलब हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को स्पेसिफाई करने में। काफ़ी मुश्किल चीज़ है, बट ऐसा हमें करना पड़ता है अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इफ़ द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज़ हायर देन द टेबल वैल्यू, जो हमें एक वैल्यू एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू दे रखी है, ठीक है, स्पेसिफाइड वैल्यू दे रखी है टेबल की, अगर उससे हायर चली जाती है तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो हमारा वैल्यू आई है, अगर वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू से ऊपर चली गई तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। एंड इफ द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू देन द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। कि हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है, अगर हमारी टेबल वैल्यू से नीचे वैल्यू आती है, एक रेंज के अंदर वैल्यू आती है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई। अगर उससे ऊपर चल जाती है तो वो रिजेक्ट हो गई। और इस तरीके से हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब जब हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या है, एरर्स आ सकते हैं हमारी रिसर्च में, हाइपोथेसिस में एरर्स आ सकते हैं। और दो टाइप के एरर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अब जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर है वो कैसे होता है, यहाँ पे जो हमें टेबल बनी है, टेबल हमें दी हुई है, उसके थ्रू हम समझेंगे। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। अब हमारी जो एरर आता है वो दो तरीके से आता है। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, ठीक है, हमारी नल हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो सही कह रही थी, हमने बोला था भाई दो चीज़ों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सच में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन हमने उस जो हमारी सही चीज़ थी हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास आया एक टाइप 1 एरर, ठीक है। हमारी नल हाइपोथेसिस हमने बनाई थी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये बात एक्चुअल में तो सच थी, बट हमने जो रिजल्ट निकाला उसमें हमने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से हमें कोई डिफरेंस मिल गया, ठीक है। सच में डिफरेंस नहीं था, बट हमने कुछ गलती करी रिसर्च में, कुछ डेटा एनालिसिस में, किसी भी चीज़ में, जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया और हमने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, टाइप 1 एरर आया कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू थी, हमने उसे रिजेक्ट कर दिया फिर भी, तो टाइप 1 एरर आया। वहीं पर अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, हमने नल हाइपोथेसिस बनाई कि दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ये बात गलत थी, ठीक है, फिर भी हमने क्या है उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी वजह से हमारे पास टाइप 2 एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है कि हम मान रहे हैं दो वेरिएबल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंसेप्ट, और हम कह रहे हैं दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। तो ये थी हमारी नल हाइपोथेसिस, और ये सच कह रही है मैं पहली बात में कि भाई हाँ ये सही है, लेकिन फिर भी हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। कोई चीज़ अच्छी थी लेकिन हमने उसे गलत समझ के उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी ज़िंदगी में क्या आया, टाइप 1 एरर। और वहीं पर जो नल हाइपोथेसिस हमने बनाई थी कि भाई, अब यहीं पर क्या है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस हमने बनाई थी कि पब्लिक बैंक एम्प्लॉइज़ में और प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज़ की जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों को बराबर जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस हमने बनाया था, और ये बात गलत है, ठीक है। एक्चुअल में ये बात गलत है, बट फिर भी हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ऐसे ही होता है, आँख पे पट्टी बांधी हमने और हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी वजह से हमारी लाइफ में टाइप 2 एरर आया, ठीक है। नल हाइपोथेसिस अगर सही है और हमने उसे फिर भी रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। नल हाइपोथेसिस गलत थी, फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई
जो है बहुत बुरी चीज़ थी, हमने उसे ले लिया, इसकी वजह से हमारे लाइफ में टाइप 2 एरर आया। तो ये थे 2 तरीके के एरर्स हमारे हाइपोथेसिस के बेसिस पर। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है कि जो भी हमने पैरामीटर बनाया है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस को लेकर के, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने सारी रिसर्च वगैरह कर ली, हमने हाइपोथेसिस देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बना लिया, उसको कैलकुलेट कर लिया, ट्रू आ गया, वो भी सारी चीज़ें सही जा रही है। अब हम स्टेप 3 पे आएंगे और अपनी पूरी स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है सैंपल से, उसको कैलकुलेट करेंगे। स्टैटिस्टिक दैट इज दस ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज देन यूज टू ऑर्डर टू मेक एन एस्टिमेशन अबाउट दिस पॉपुलेशन पैरामीटर, कि अब हमने जो रिजल्ट निकाला है, जो हमारे सैंपल का आया है, अब उसको हम पॉपुलेशन पर जनरलाइज करेंगे। ये होगा स्टेप 3 में। स्टेप 4 में होगा डिसीजन इज मेड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन दिस रिगार्ड द पी वैल्यू और प्रोबेबिलिटी लेवल इज सिलेक्टेड एज हैज़ बिन डिस्कस्ड। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने जो भी अपनी हाइपोथेसिस बनाई है, उसको हम या तो एक्सेप्ट करेंगे और या तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये होता है लास्ट स्टेप। हमने हाइपोथेसिस पढ़ा, हमने हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं। 2 तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो भी डायरेक्शनल हो सकता है और नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है। और जब हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं तो हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं कि भाई हम 95% कॉन्फिडेंट है अपने नल हाइपोथेसिस को लेकर के, या फिर 99% कॉन्फिडेंट है। वो हम सिलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी एक स्टैंडर्डाइज टेबल बनी हुई है स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, उसके सिग्निफिकेंस लेवल को लेकर के, कि वो किधर रेंज करता है। अगर जो टेबल वैल्यू हमें दे रखी है उससे ऊपर अगर हमारा नंबर चला जाता है, हमारा जो रिजल्ट है वो चला जाता है, तो वो रिजेक्ट होगी। अगर उससे कम आता है तो वो एक्सेप्ट होगी। और ये वाला स्टेप हम करते हैं स्टेप 4 में, एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। अब इसमें जो स्टेप 3 होता है उसमें हम क्या करते हैं कि भाई हम लोग जो है पूरे स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम नल हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेलेक्ट करेंगे, दोनों में से हमें लेना क्या है। सेकंड स्टेप में अगर हमने नल हाइपोथेसिस लिया है, कोई भी हाइपोथेसिस लिया है, उसका हम देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम सिलेक्ट करते हैं, हम 0.1 ले रहे हैं, 0.5 ले रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, पूरा डेटा एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर हम अपने एस्टिमेशन नंबर निकाल लेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई जो हमारा रिजल्ट आया था वो सही है या गलत, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और इसमें भी हम लोग कभी कभी गलतियां कर सकते हैं, और हाइपोथेसिस के रिजल्ट में कि हमने उसे एक्सेप्ट करा, रिजेक्ट करा, इसके बेसिस पर 2 तरीके के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, बट एक बार अगर आपको फर्स्ट टाइम में हो सकता है कुछ भी ना समझ में आए, तो एक बार दोबारा से वीडियो रिपीट पे देखना। हाइपोथेसिस वाला जो स्टेप है ज़्यादा ध्यान से दोबारा से देखना। फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा, सेकंड टाइम में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि क्या बातें हो रही है, क्या क्या चीज़ें समझाई जा रही हैं। और थर्ड टाइम में अगर आप देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार 1 से 2 बार ज़रूर समझने की कोशिश करना इसको, और फिर भी नहीं होता तो फिर से आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो या टेलीग्राम पर अपनी क्वेरी बता सकते हो। और अगर वीडियो में एंड तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, कोई भी क्वेरी वो भी लिख करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पूरी समझ में आए हो, सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आए हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।